साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। इस वक्त हम बसपा के झारखंड प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ झारखंड की जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं बसपा के केंद्रीय प्रभारी गया चरण दिनकर जी, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको भी, आपके चैनल को भी स्वागत जी सर, चुनाव है झारखंड में, यहाँ पर आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। किस तरह से झारखंड के चुनाव को अभी देख रहे हैं? झारखंड राज्य के जो विधानसभा के चुनाव हैं वो 2 फेज में होने हैं। जी। कल 13 तारीख को प्रथम फेज यानी लगभग 43 कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव होने हैं, वोट कास्ट होने हैं। और इसके बाद जो सेकंड फेज आएगा, सेकंड फेज में 38 सीट्स के वोटिंग 20 नवंबर को होगी। तो पहले फेज का चुनाव लगभग पूरा हो चुका है। हम लोग उधर से चले आए हैं और उन 43 सीटों में से 30 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने बेहतर कैंडिडेट खड़े किए हैं। और जो आम जनता की आवाज है, जो बार बार कांग्रेस या उसके अलायंस दलों या भारतीय जनता पार्टी के हाथों खिलौना बने रहे हैं, हमेशा चुनाव के वक्त जो बड़े बड़े वादे करते रहे हैं, लेकिन एक भी वादा पूरा उन लोगों ने नहीं किया। ज्यादातर जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने आम जनता जिन्होंने उन्हें चुना था उनके हित में काम कम किया, बल्कि अपने संरक्षित माफियाओं से, जो माफिया बालू, जंगल, कोयला और तमाम कीमती खनिजों को लूट करके माफियाओं को फायदा पहुंचाते रहे हैं और माफियाओं के जरिए खुद को मजबूत करने का काम करते रहे हैं, उन्होंने आम जनता की तरफ जरा भी ख्याल नहीं किया। आजादी से लगभग इतने दिनों तक चुनाव चल रहे हैं, लोकतंत्र स्थापित है, लेकिन जो लोकतंत्र की भावना है और लोकतंत्र का के प्रति जो लोगों का विश्वास है, वो विश्वास डगमगा रहा है। इसलिए कि लगभग 24 साल का सफर झारखंड ने पृथक राज्य के रूप में तय कर लिया है। इन जिन पैमानों को लेकर के, जिन उद्देश्यों को लेकर के और जिन आकांक्षाओं को लेकर के झारखंड को पृथक किया गया था, इन 24 सालों में भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं अथवा अपने अलायंस दलों के जरिए से बारी बारी सत्ता संभाली है। लेकिन सत्ता के जरिए जो लोक कल्याण का काम होना चाहिए था, जन कल्याण का काम होना चाहिए था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए था, वो लगभग उसी हालत में है जो आजादी के पहले था। इसलिए आम जनता इन दोनों पार्टियों के और जो दोनों पार्टियों के चेले चपाटी हैं उनसे ऊब चुके हैं और इस बार पूरी ताकत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे विश्वास के साथ मतदाता बहुजन समाज पार्टी को चुनने के लिए तैयार। इस बार हम प्रथम चरण की जो सीटें हैं, जैसे पलामू प्रमंडल में है तो एक जिला आता है लातेहार, एक जिला आता है गढ़वा और एक जिला आता है पलामू। इनमें 9 सीटें हैं और इन 9 सीटों में से हम 8 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए हैं। 8 सीटें हमारी मजबूत है और इस बार आम जनता, चूंकि मैं गांव देहात भी गया हूं, तो लग रहा है कि ये जो बार बार धोखा देने वाले लोग हैं उनसे जनता सावधान हो गई है और इस बार पूरी शिद्दत के साथ बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे, अर्थात बेहतर रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी का आएगा। अब हम सेकंड चरण में लग गए हैं, जो 38 सीटें हैं। 38 सीटों में भी हमने 25 कैंडिडेट, जहां से ठीक ठाक पोजीशन पर चुनाव लड़ने वाले लोग मिले, 25 सीटों पर वहां भी चुनाव होगा। कल के बाद हम रवाना हो जाएंगे सेकंड चरण के लिए। ठीक है, पहले चरण में जो सीट है पलामू की आपने बात की, काफी चर्चा है जी, क्योंकि बसपा ने वहां से विधायक भी निकाले हैं और अच्छा वोट गेन कर लिए है। इस वक्त मौजूदा हालात क्या है? मैंने जिस तरह से देखा, यहाँ पे घूमा, कि बसपा का वोट काटने के लिए कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस, जो गठबंधन की आप बात कर रहे थे, उन्होंने अपने ही पार्टी के विरोध में प्रत्याशी उतार, मतलब जो इंडिया अलायंस है वहां पे उतारना,
ये तो जेएमएम को भी नुकसान कर रहे हैं और बसपा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, दो प्रकार के गठबंधन हैं जो एक दूसरे को प्रतिपक्षी बता करके और इस कोशिश में लगे हैं कि दोनों दलों के जो गठबंधन दल हैं, आम जनता दो भागों में ध्रुवीकृत हो जाए। तो चाहे वो बीजेपी के अलायंस दलों को चली जाए या कांग्रेस की, लेकिन खेल खुल चुका है। इसलिए कि जो गठबंधन है, तो गठबंधन में जो शामिल दल हैं, एक दल का कैंडिडेट खड़ा किया, शेष जो गठबंधन के दल हैं वो बगावत पर है। जैसे हम इंडी गठबंधन की बात करें तो यहां कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और एक और है कहीं कहीं कम्युनिस्ट भी चार धारा के लोग हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ये चार दलों का इन लोगों ने गठबंधन बना रखा। जहां तक पलामू जिले में और गढ़वा जिले में हम देख रहे हैं, वहां जो इनका गठबंधन है, सपा ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए जी। जेएमएम का लड़ रहा है तो कांग्रेस का भी लड़ रहा है, आरजेडी का लड़ रहा है तो कांग्रेस का और सपा का लड़ रहा है। तो इस तरह से कहीं कहीं पर इन चारों गठबंधन दल के लोग आपस में लड़ रहे हैं और अभी तक ये सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए हैं। इसलिए बंटाढार तो कांग्रेस गठबंधन का होना है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी और आजसू, इन दो दलों का यहां अलायंस है जी। लेकिन उनमें भी आपस में सिर फुटौल है और वह लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जो तैयारी करते रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को के हर आंदोलन में तन मन धन से सहयोग करते रहे और चुनाव के वक्त पर वो आशा करते थे कि उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा खेल किया है कि झारखंड में लगभग 28 कैंडिडेट उधार लेकर के, दूसरे दलों से लेकर के, वो क्या उनकी मजबूरी थी, क्यों ऐसा किया, तो उन दलों के, दूसरे दलों के लोगों को बुला करके और उनको कैंडिडेट बना दिया, जिससे वे लोग जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट था, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मरने मिटने वाले लोग थे, वे लोग भी बगावत में खड़े हुए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी ऊहापोह की स्थिति में है, बगावत का शिकार है और भारतीय जनता पार्टी की भी हालत खस्ता है। इस तरह से यह गठबंधन, जो दोनों गठबंधन बार बार बना करके आम जनता को गुमराह करके और वोट हासिल करने का काम करते रहे हैं, इस बार गठबंधन आपस में ही लड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी अकेले दम हर सीट पर अकेले लड़ रही है और बेहतर स्थिति में है। ये आपस में ही जो गठबंधन दल के लोग हैं, आपस में ही जो बगावत है, आपस में ही जो लड़ रहे हैं, तो ये आपस में मर मिट जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। इसमें फायदा अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान जनता को हो रहा, फायदा ये अपने लिए बना रहा है, ये भी कह सकते हैं। नहीं, आम जनता का नुकसान तो कितना करना था। 77 साल बीत गए लगभग आजादी के, और जो झारखंड है, जिन आकांक्षाओं को लेकर के, जिन उद्देश्यों को लेकर के तमाम लोग शहीद हुए, तमाम लोगों ने आंदोलन किया कि झारखंड एक अलग राज्य बने ताकि हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना को बल मिले, हर आदमी इज्जत और स्वाभिमान की जिंदगी बसर कर सके, हर आदमी का आर्थिक उन्नयन हो, उत्थान हो और हर आदमी को बेहतर शिक्षा मिले, सुरक्षा मिले। लेकिन वे सारे पैमाने फेल हैं। आज भी झारखंड आजादी के 24 साल बाद, जहां कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बारी बारी से चुनाव स्वयं अथवा दूसरे दलों से मिलाकर के सरकार बनाती रही है, लगातार सत्ता छीन रहे हैं, आज भी झारखंड में पलायन है, रोजी रोजगार का कोई इंतजाम नहीं हुआ। इसलिए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके बाल बच्चे यहां से लेकर के लोग रोजी रोटी की तलाश में वहां जाते हैं। आज भी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बस्तियां हैं, आज भी वो कुपोषण की शिकार, आज भी उनकी बस्तियों में कोई काम नहीं किया गया, उनके मौलिक अधिकार असुरक्षित हैं और आज भी जो बहन बेटियां हैं उनकी तस्करी यहां से होती है। इसलिए कानून की व्यवस्था देखें, अगर कानून का राज, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी वाले
की सत्ता में रहा हो, चाहे कांग्रेस के सहयोगियों की सत्ता रही हो, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और इस समय भी कानून व्यवस्था ध्वस्त है। यहां तो नशे का न जाने कहां से लोग लाते हैं, व्यापार चलता है, अवैध शराब का व्यापार चलता है, कोयले का अवैध खनन, भंडारण और बेचने का काम यहां भारी पैमाने पर होता है। यहां तो बहुत बड़े बड़े माफिया हैं, जिन माफियाओं के जरिए सत्ता के जो जनप्रतिनिधि हैं, सत्ता पक्ष के या विपक्ष के, जो ज्यादातर कांग्रेस के हैं और बीजेपी के, उनका भला हो रहा है, जनप्रतिनिधियों का भला हो रहा है, उनके घर परिवार का भला हो रहा है, लेकिन आम जनता नुकसान में है। और आजाद न होता ये झारखंड राज्य तो बेहतर था। झारखंड आजाद होने के बाद, झारखंड नया राज्य स्थापित होने के बाद और बुरी कंडीशन में आ गया जी। आज भी दूर दराज के गांव में जाइए, जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा में कोई विकास नहीं किया गया, वो स्कूल बंद होते नजर आ रहे हैं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था गरीब बच्चों के लिए होनी चाहिए वो भी समझ में नहीं आती। और सबसे बड़ा तो ये है कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो पढ़ लिख करके कंपटीशन की परीक्षा देने आते हैं, ये पहला राज्य है जिस राज्य में 24 साल में, जैसे जेपीएससी है, परीक्षाएं तो ले गए, रिजल्ट आउट नहीं किया, आज तक रिजल्ट आउट नहीं किया। 24 साल में तमाम परीक्षाएं हो, पेपर लीक हो गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया और रिजल्ट आउट नहीं हो गया। वे लोग जिन्होंने सपना संजोया था कि पढ़ लिख करके माँ बाप ने जो मेहनत मजदूरी करके उन्हें पढ़ाया लिखाया है, वो आगे चल करके सरकारी नौकरी पालेंगे और अपने परिवार का, माँ बाप का भरण पोषण करेंगे, सुधार करेंगे, उनकी तो एज आउट हो गई। 24 साल तक वो परीक्षा देते रहे और किसी के भी, हमारा एक कैंडिडेट लड़ रहा है यहां से, तो उसकी तो उम्र 2-3 महीने बची है, इसके बाद तो वो नौकरी लायक ही नहीं रह जाएगा। अच्छा। सतत प्रयास, सतत कोशिश, सतत मेहनत के बाद भी झारखंड का युवा जो पढ़ लिख करके आशा करता था कि हम आगे बढ़ेंगे, हमें मौका मिलेगा, स्थायी रोजगार मिलेगा, उन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया, बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया है। और इस बार वे लोग जिनके साथ विश्वासघात किया गया है, जिनको धोखा दिया गया है, जिनके साथ छलावा हुआ है, वह एकजुट हैं और बहुजन समाज पार्टी को वोट दे करके सत्ता बदलने के मूड में है। ठीक है, बसपा सुप्रीमो ने भी बात कही, जब वक्त आएगा अगर सरकार हमारे बगैर नहीं बनेगी तो मैं गठबंधन करूंगी, वरना तो नहीं करूंगी, क्योंकि जनता की भी। हुसैनाबाद की जनसभा में आदरणीय बहन जी ने कहा है कि अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता या गठबंधन दलों को बहुमत नहीं मिलता सत्ता बनाने के लिए, तो बहुजन समाज पार्टी के जो जीत करके कैंडिडेट आएंगे, एमएलए आएंगे, हम उनको फ्री में किसी को नहीं करेंगे, बल्कि सरकार में हम शामिल होंगे और जो नुमाइंदे हमारे जीत करके आएंगे उनको भागीदारी सत्ता में दिलाने का काम करेंगे। बहुत बड़ा वो बहन जी का मामला है, बहन जी ने कहा है, तो जब हमारी लीडर हैं तो उनका आदेश तो चलता है, जिसको हम नेता मानते हैं तो मानते हैं। यस नो करने की या टीका टिप्पणी करने का हमें राइट्स नहीं। आदरणीय बहन जी का आदेश है, बहन जी ने खुला चुनावी जनसभा में कहा है और उस पर अमल किया जाएगा। सर, अब थोड़ा सा हम पर्सनल होंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है जी। जिस तरह से आप यूपी में चुनाव लड़े, विधायक रहे, कई बार रहे, ऐसे तमाम पार्टी में लीडर्स थे, वो समय पर बसपा को छोड़ दिए, बसपा का दामन छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए। तो ऐसा तो नहीं है कि दिनकर साहब के पास भी ऑफर नहीं आए होंगे, मगर दिनकर जी क्यों बसपा के साथ लगे हुए? ऐसा है कि शुरुआती दौर पर तो एक एक आदमी को जोड़ करके, कठोर परिश्रम करके और लोगों में मानसिक परिवर्तन करके बहुजन समाज पार्टी को तैयार किया गया। हर जाति और मजहब के लोगों को प्यार और मोहब्बत के साथ जोड़ करके भाईचारा बनाया गया। उस समय तो हमारी तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन जब हमारे एमएलए बनना शुरू हो गए, पहले तो लोग कहते थे, विरोधी लोग, कि बहुजन समाज पार्टी भी क्या पार्टी है, खूब ये करें, खूब ये मेहनत करें, रैलियां निकालें, लेकिन इनके एमएलए नहीं जीतेंगे। लेकिन 89 में हमारे 13 एमएलए जीत के आए जी। तो फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एमएलए तो बना लेंगे ये,
विधायक तो बना लेंगे लेकिन सरकार कभी नहीं बनाएंगे। और वो 95 में ये करके दिखाया गया कि हमारे केवल 67 एमएलए थे, उत्तर प्रदेश में 67 एमएलए थे, और 67 एमएलए के बजाय जो 100 से अधिक 150 से अधिक एमएलए भारतीय जनता पार्टी के। उस वक्त आप भी एमएलए हो? हाँ, मैं एमएलए था। हाँ। मैं एमएलए था 91 में पहली मैं 91 में पहली बार एमएलए बना जनरल सीट से। 93 में मैं दोबारा बना, और 2002 में मैं तिबारा बना भारी बहुमत से। और फिर 2012 में एक रिजर्व सीट है बगल में, नरैनी बोलते हैं, बहन जी ने आदेश दिया कि वहां से आपको लड़ना है और लड़ना ही होगा जी। तो फिर मैं रिजर्व सीट में उधर चला गया, तो वहां से भी जीत गया। 4 बार मैं निर्वाचित हुआ जी। तो 95 में जब बहन जी की गवर्नमेंट बनी तो लोगों का यह मानना था कि बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हैं बहन कुमारी मायावती जी, मुख्यमंत्री तो बन गई, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम करेंगे। आदरणीय बहन जी ने साफ साफ कहा कि हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, और सरकार हमारी एक दिन ही क्यों न चले, लेकिन जो हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी जो नीति है, उस नीति को हम नहीं छोड़ सकते। और यही कारण रहा कि जो पूरे प्रदेश में, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या सपा की सरकार रही हो, तो जो जाति दंगे और धार्मिक दंगे भारी पैमाने पर यूपी में होते थे, उसमें ज्यादातर गरीब लोगों का नुकसान होता, उनके जान माल का नुकसान पहुंचाया जाता था। बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी तो एक भी जाति दंगा नहीं हुआ और एक भी धार्मिक दंगा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। भय को खत्म किया गया, दहशत को खत्म किया गया, और जितने भी माफिया गुंडे थे जिनकी आदतें थे कमजोर लोगों को दबाने का, सताने का, उनकी जमीन जायदाद को हड़पने का, उनकी बहु बेटियों को सताने का, उन सारे माफिया और अराजक तत्वों को, गुंडागर्दी को खत्म कर दिया गया, उनको सख्त लगाम लगाई गई। और 1,45,000 पहली दफा 1,45,000 अपराधियों को, गुंडों को, माफियाओं को जेल के सिक्कों के अंदर बंद कर दिया। 1,45,000 जो बचे छोटे मोटे वो प्रदेश छोड़ करके भाग गए। दोबारा हमारी 97 में गवर्नमेंट बनी और 2002 में बनी, फिर पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी 2007 में बनी। इन चारों शासन कालों को अगर जोड़े तो लगभग 7 साल, 7.5 साल का वक्त होता है। इन 7.5 साल के वक्त में बहन जी ने इतना बेहतर काम किया, कानून का राज स्थापित किया, भेदभाव रहित विकास का वातावरण बनाया, गुंडागर्दी पर सख्त लगाम लगाई, और हर मामले में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, और चाहे अन्य मामलात हो, हर मामले में चहुमुखी विकास करने का बहन जी ने पूरे प्रदेश में काम किया। और वे संत महापुरुष जिन्होंने मानवता के लिए पूरी जिंदगी अर्पित की, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा राव फुले हों, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज रहे हों, चाहे तथागत गौतम बुद्ध रहे हों, चाहे डॉक्टर BR अम्बेडकर रहे हों, या मानवर कांशीराम रहे हों, चाहे संत रविदास रहे हों, चाहे संत कबीर रहे हों, उनके मान सम्मान में आदरणीय बहन जी ने तमाम इंस्टीट्यूट बनाए, लगभग 23 जिले बनाए जो संत महापुरुषों के नाम पर हैं, तमाम यूनिवर्सिटियां बनाई और विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटियां बनाई, विकास का जाल बनाया। महामाया आवास के नाम पर जो गांव देहातों में जो ज्यादातर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते थे, एक एक गांव में 300, 400, 500 पक्के मकान बना करके गरीबों को दिए गए। पहले क्या था, इंदिरा आवास बना करते थे, कांग्रेस की देन थी, तो पूरे ब्लॉक में 10-20 आ जाते थे। एक ब्लॉक में 60 गांव, 70 गांव, 80 गांव, 60-70 गांव के बीच में 10 या 15 इंदिरा आवास आते थे। हम लोगों ने एक एक गांव में 200, 250, 300। और जो शहर हैं, शहरों में जो गरीब लोगों को रहने के लिए नहीं था, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, गंदे नालों के बीच में रहते थे, मानवर कांशीराम शहरी आवास योजना के नाम से वहां भी
बहुत बड़े बड़े एक एक जिला मुख्यालय हो, चाहे वो तहसील का मुख्यालय हो, 200, 250, 300, 400, 500 का बेहतरीन आवास बनाए गए। दो दो पक्के मकान लोगों को दिए गए, वो चाहे जिस जाति और धर्म का रहा है, अगर उसको आवासहीन है तो उसे आवास दिए गए। उनके लिए विद्युत की व्यवस्था, उनके लिए राशन पानी के लिए दुकानें वहां, पुलिस चौकियां वहां स्थापित की गई। हर मामलात में उनको सहारा दिया गया। और इसी जलन जो बहन जी ने मिसाल कायम की कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो आम जनता के हित में, आम जनता के कल्याण में जो काम हुआ है, एक मिसाल है, भारत के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगर बहुजन समाज पार्टी से अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, या और छोटे मोटे दल रहे हों, अंदर खाने पैक्ट करके और उन लोगों ने केवल बहुजन समाज पार्टी को हराने का काम किया। जहां कांग्रेस का प्रत्याशी कमजोर था, कांग्रेस के लोगों ने सपा को दिया वोट। जहां सपा का कैंडिडेट कमजोर होता था, समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाने का काम किया। और आज की तारीख में देखिए एक नया खेल चल रहा है। आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, हमेशा से इनकी नीति रही है कि जो इस देश का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, ये कभी शान के साथ बेहतर जिंदगी न जी सके। इनके हितों के विपरीत हमेशा ये लोग काम करते रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी से मुकाबला कांग्रेस से बहुजन समाज पार्टी कर लेगी पूरी ताकत के साथ। भारतीय जनता पार्टी से हम मुकाबला कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फंडिंग करके और कांग्रेस फंडिंग करके तमाम छोटे छोटे दलों को तैयार करके वे लोग बहुजन समाज पार्टी का नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों को चाहिए, हमारे मतदाताओं को चाहिए कि वो समझें, सोचें और जिस मिशन मूवमेंट के लिए हमारे संत महापुरुषों गुरुओं ने जिंदगी का एक एक क्षण न्यौछावर किया है, और आदरणीय बहन जी ने भी लगभग पूरी जिंदगी मान सम्मान के साथ जीने का हक दिलाने के लिए अपना जीवन अर्पित किया है। हम उनके त्याग, तपस्या, मेहनत, सोच और उनके जीवन दर्शन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और चुनाव हैं, चुनाव आते रहेंगे। चुनाव के वक्त पर किसी के लालच में न पड़े, भय में न पड़े। सब लोग मिलजुल करके, आपसदारी को भूल करके बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेटों को हाथी के सामने वाला बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। मैं एक गारंटी देता हूं कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे, जो लोग बहुजन समाज पार्टी को जिताने में अपना योगदान देंगे, उनके आत्मसम्मान में कभी आंच नहीं आने पाएगी। इतना कॉन्फिडेंस अपने नेता के लिए होना, वही मेरा सवाल था। तो कहीं ना कहीं आपने इतने लंबी बात में सीधे रख दिया कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो लोग चले गए। समाज जो लोग गए, वो जो बहुजन समाज पार्टी की ताकत को देख करके वो लोग केवल फायदे के लिए आए। जो लोग मेहनत नहीं कर सकते, जो लोग मिशन मूवमेंट के लिए तप करके काम नहीं कर सकते, उन्हें लगा कि लगता है जिन लोगों ने जनता के हित में काम नहीं किया, उन्हें लगा कि हमें एमएलए रहना चाहिए। जिनके काली कमाई के साधन हैं, जिनके हाथ गंदे हैं, जिन्होंने तमाम ऐसे काम किए हैं कि कभी भी गिरफ्त में आ सकते हैं, ऐसे लोगों ने अपने बचाव में या डर के कारण या अपने फायदे के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, वो दूसरे दलों में जाके चले गए। वो एक बार एमएलए बन सकते, लेकिन वो मान सम्मान नहीं पा सकते। बहुजन समाज पार्टी मानवर कांशीराम के शब्दों में जो इस देश का दबा कुचला समाज है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज के लिए उन्हें हुक्मरान बनाना चाहते, लेकिन जो तमाम नासमझ लोग हैं वो गुलाम बने रहना चाहते। तो जो भागे हैं पार्टी से छोड़ करके, जो भागे हैं वो गुलाम बनने के लिए, और जो बहुजन समाज पार्टी में उन्हें ओहदा मिला, भागीदारी मिली, बहुजन समाज पार्टी में जो छूट मिली, काम करने की छूट, अपनी बात कहने की छूट, और जो सम्मान मिला, बहुजन समाज पार्टी से जाने के बाद कहीं उन्हें उतना बड़ा ओहदा नहीं मिल सकता है और ना उन्हें कहीं सम्मान मिल सकता है। आखिरी सवाल लेंगे। गयाचरण दिनकर
मायावती पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? क्या ऐसी खास बात लगती है कि आज भी इतनी बुरी स्थिति में यूपी में एक सीट, एक राज्यसभा सांसद और मौजूदा हालात ऐसे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टी को मीडिया प्रमोट कर रही है। आपको भी कई ऑफर आए होंगे, मगर अभी तक आपको बसपा के साथ रुकना और मायावती का संघर्ष कैसे? देखिए, जो थीम है, जो विचारधारा है, जो हमारे संतों, पुरुषों, महापुरुषों का जो त्याग है, उनका जीवन दर्शन है, उसको हमने पढ़ा है और अंगीकार किया। मरते दम तक हम उस विचारधारा के साथ रहेंगे, अपने नेता के साथ रहेंगे और बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे। हमारे कोई जो लोग सौदेबाजी के लिए आते हैं, निजी स्वार्थ के लिए आते हैं, हम निजी स्वार्थ हमारा कुछ नहीं है। सर्व समाज के स्वार्थ का जो आंदोलन है, ये हमारा जो मिशन मूवमेंट है, भारत के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो जिस जाति का, चाहे जिस धर्म का, महिला हो या पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि हर शख्स इज्जत और सम्मान के साथ इंसान की तरह जीने का भारत में वातावरण वो जी सके। ये अवसर बहुजन समाज पार्टी लाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी किसी जाति, किसी धर्म की विरोधी नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी हर शख्स को, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, इज्जत और स्वाभिमान के साथ इस आजाद भारत में रह सके, इंसान की तरह जी सके, ऐसा वातावरण पैदा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनी। इसलिए जिनकी निजी सोच है, जो निजी फायदे के लिए है, निजी स्वार्थ है, ऐसे लोग तो भागते रहेंगे। तमाम बीजेपी के लोग इधर उधर भागते, तमाम अन्य दलों के लोग भागते रहते हैं। एक खासियत है कि जो हमारे यहां से भगता है, वो नेता भगता है, अकेले भगता है, जनता नहीं जाती। लेकिन दूसरे दलों से जो नेता भागते हैं, वो जनता को भी लेके भागते हैं। वजह मानवर कांशीराम जी ने न बिकने वाला समाज तैयार किया और तमाम जाति और धर्म में बांटे गए लोगों के बीच में भाईचारा पैदा करके, जो जाति और धर्म के आधार पर नफरत है, उसको नफरत को बदल करके मोहब्बत में बदल करके एक बेहतर जोड़ बनाया है। जो समझदार हैं, जो सोच रहे हैं, जिनकी जिंदगी आगे की है, जो चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो आए वो इज्जत और स्वाभिमान के साथ जी सकें, अपनी औलादों के उज्जवल भविष्य के लिए जिन्होंने ताना बाना बुना है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे। समाज को जागरूक करने के लिए, वोट बैंक को वापस लाने के लिए आप क्या सोच रहे हैं, कैसे? देखिए, हम कभी कमजोर नहीं थे ना, कमजोर रहेंगे। ये मीडिया में है कि मीडिया तमाम तरह के तौर तरीके अपना करके और उनको हाईलाइट करते हैं जो किसी लायक नहीं। बहुजन समाज पार्टी, अभी बहन जी आई हुसैनाबाद, तो जो यहाँ का प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, नहीं हाईलाइट किया। अगर बहन जी की बातों को मीडिया उजागर कर देता और जैसा बहन जी ने कहा वो वैसा प्रकाशित करते, अपने अखबारों में प्रकाशित करे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वो दिखाता, तो झारखंड में तो उठ करके खड़ा हो जाता। इसलिए मीडिया भी बिकाऊ है। इसलिए मानवर कांशीराम ने कहा था कि माफिया, मनी माफिया और मीडिया, इनसे हमें सावधान रहना चाहिए। आज की रात है, आज की तरह के तौर तरीके अपनाएगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा स्पर्ट भारतीय जनता पार्टी। कल कार्यक्रम के बाद आज हेमंत सोरेन ने 1 लाख रुपए का बात कह दी, परसों कार्यक्रम के बाद कल कह दी उसने। नहीं, इसके पहले वो चीफ मिनिस्टर थे और इस पीरियड के पहले भी वो चीफ मिनिस्टर थे। इनके पिता 2 बार चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो क्या करते रहे उस समय? चुनाव के टाइम पर क्यों याद आ रहे हैं कि हमें 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे? ये झूठे वादे हैं और लोगों को इसी तरह लालच में फंसा करके ये कहीं वोट हासिल करना चाहते, केवल एन प्रकार ने सत्ता में काबिज होना चाहते। अच्छा, मतलब लुभावने वादे कर रहे हैं, निभाएंगे कभी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। भारतीय जनता पार्टी ने कितने बात कही थी, कितने वादे किए थे? 15-15 काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबको देंगे, हर किसी नागरिक के खाते में जाएंगे, किसानों की आय दुगना कर देंगे, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में उड़ा देंगे, न जाने कितने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन कोई पूरा हुआ? मगर वही अब तो उनकी बात नहीं करते, मीडिया वो बात दिखाती भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे लोग हैं, खुराफाती लोग, जो वो इस तरह की चीजें बनाते हैं। जैसे पहले कहा था उन्होंने कि शाइनिंग इंडिया, एक नारा दिया, शाइनिंग इंडिया।
फेल हो गया, तो फिर उन्होंने बनाया गुड फील, अच्छा लग रहा है। और ये नरेंद्र मोदी आया तो इसने कहा अच्छे दिन, यही अच्छे दिन होते हैं। एक एक दाने के लिए लोग मोहताज हैं। लगातार लोगों के पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, आय का कोई साधन नहीं है, बुरी हालत है, जानवरों से बदतर जिंदगी हमारे लोग जी रहे हैं। यही है अच्छे दिन। तो हमें तो लगता है कि ये अच्छे दिन समेट करके ले जाएं, हमें बुरे ही दिन बहुत ठीक है, वही नसीब रहे, बेहतर होगा। लगातार छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार भी शायद आप लगे हैं इस तरह। अब यूपी में भी काम करने का अगर अवसर मिले इस वक्त, नहीं यूपी में तो काम किया जाएगा, बहुत बड़ी टीम है, बहन जी सब जगह लगाएंगी, अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे पास, उन सारे लोगों को लगाएंगी। और यूपी 2027 जो चुनाव आ रहा है उसको हम टारगेट करेंगे और 2027 में हम सरकार बनाएंगे, बीएसपी की सरकार बनेगी। मतलब एक बात सोचिए कि एक व्यक्ति को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई, 4 बार विधायक रहे, मगर जो जिम्मेदारी बसपा से दी जा रही उनको वफादारी से निभा रहे हैं। तमाम राजनीतिक नेता बने, समाज के नेता बने, मगर वो बिक गए। मगर गैरचंद दिनकर अभी भी बसपा के साथ है, अपने नेता पे भरोसा है। लगातार झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, जहां भी जिम्मेदारी दी गई उसको बखूबी निभा रहे हैं और कह रहे हैं अगर आगे जिम्मेदारी जो भी मिलेगी हम उसको निभाएंगे, हम अपने नेता के साथ हैं, वही हमारी राइट चॉइस है। क्यों सर? जी, ऐसा है कि हम निजी सुख और सुविधा के लिए पार्टी में नहीं आए, दोनों काम कर रहे हैं। जो निजी सुख सुविधा को ध्यान में रखेगा वो टिक नहीं पाएगा। यहाँ हम लोग तो सर्व समाज के लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से संपन्न बनाने के लिए, और सबसे बेहतर जिंदगी कम से कम कुछ ना मिले तो इज्जत और स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर तो मिले, ये हमारा मिशन और मूवमेंट है। इस मिशन और मूवमेंट के लिए हम मर जाएं, खप जाएं, कुछ भी हो, तो अंतिम सांस तक हम इस मिशन मूवमेंट को कामयाब बनाने में लगे रहेंगे। अड़चनें आती हैं, तकलीफ होती है, तमाम संकट पैदा होते हैं, बाल बच्चों का संकट है, सब कुछ है, बेहतर खाना नहीं पाते, रह नहीं पाते, लेकिन वो जरूरी नहीं, ये हमारे व्यक्तिगत मामले हैं। हमारे बच्चे बीमार रहें, घर परिवार बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक घर बर्बाद हो जाना बेहतर है। लेकिन जो इस देश के दलित, शोषित, वंचित और उपेक्षित लोग हैं, कम से कम वो आबाद हो जाए। एक घर बर्बाद हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बिल्कुल, ये बड़ी सोच है। कहीं ना कहीं यही वो मोतियां हैं जो एक तार में पिरोकर, मतलब एक धागे में पिरोकर वो बसपा सुप्रीमो को एक माला पहनाते हुए नजर आती है। और यही वो लोग हैं जो बसपा सुप्रीमो को कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करवाती हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि जिस तरीके की जिम्मेदारी जब भी दी गई उसे उन्हें पूरी निष्ठा से और मिशन की तरह निभाया। और ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया नहीं, लोकल मीडिया, मतलब लोगों से मिलकर, लोगों को जोड़कर मिशन मूवमेंट को चलते हैं। ये अफवाहों के शहर में नहीं, ये असल बस्तियों में काम करते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जो बताएं। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।